हेलो गुड इवनिंग। और आज हम मार्केट रिस्क के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आपको कहीं कहीं ऐसा लग रहा होगा बोरिंग है, मतलब का है, नहीं है, लेकिन हमें तो एक बार पूरा थ्रू करना है, जिससे हम जब हम रिवीजन करें तो उन चीज़ों को जो हमें समझ में आई है उसको रिवाइज कर पाएं। जो बिल्कुल नहीं समझ में आए उसको तो रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो समझ में आ चुकी हैं उनको हम रिवाइज करते हैं। ठीक है। हेलो। तो मार्केट रिस्क को हम कर रहे थे और मार्केट रिस्क को करते करते हम काफी आगे तक पहुंच गए थे, और एक या दो सीटिंग में हमें चैप्टर अब कंप्लीट भी करना है। ठीक है। एक ओवरव्यू आपको जरूर मिल गया होगा। हाँ, जो लोग इस क्लास में बिल्कुल नए हैं उनको बिल्कुल ओवरव्यू लेने के लिए पुरानी क्लासेस देखनी पड़ेगी। ठीक है। तो कल हमने जो डाउन साइड पोटेंशियल है, ठीक है, डाउन साइड पोटेंशियल में भी हमने बात कर ली थी, यील्ड वर्सेस प्राइस वॉलेटिलिटी की बात कर ली थी। और उसके बाद हमने बात की थी वाई वी ए आर इज यूजफुल। और अब हम बात करेंगे कि लिमिटेशन ऑफ वी ए आर। तो वी ए आर को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में बात होगी। चलिए। तो लिमिटेशन ऑफ वी आर, वी आर इज नॉट वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब अधिक से अधिक कितना नुकसान हो सकता है ये नहीं है। क्योंकि वीएआर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो आपकी वॉलेटिलिटी आती है उसके बेस पे होता है। और कोई मुझे बताएगा कि किसी भी केस में वर्स्ट केस क्या होता है? टोटल लॉस। मार्केट रिस्क, टोटल लॉस। टोटल क्या आपने लॉस। 2 करोड़ रुपए लगा रखा, पूरा डूब जाए, तो ये वर्स्ट केस एनालिसिस नहीं करता। इट डज नॉट मेजर लॉसेस अंडर एनी पर्टिकुलर मार्केट कंडीशन। तो ये कौन सी कंडीशन में करता है? नॉर्मल। नॉर्मल मार्केट कंडीशन में वर्क करता है, पर्टिकुलर मार्केट कंडीशन में वर्क नहीं करता। वीएआर बाय इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट फॉर रिस्क मेजरमेंट। रिस्क मेजरमेंट करने के लिए अकेला काफी नहीं है। मेजरमेंट measures to get over the limitation include back testing and model calibration and scenario analysis and stress testing। ये चार नेम आ गए हैं। वो बोलता है कि इन चार नेम में आपको, जब आप वीएआर का काम कर लेंगे उसके बाद इन 4 चीजों पे भी वर्क करना पड़ता है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि बैक टेस्टिंग क्या होती है। रीचेक ऑफ रिजल्ट विद पास्ट डेटा। आपका जो आंसर आ रहे हैं वो और रियल सिचुएशन में जो हुआ है उनसे कंपेयर करना, बैक टेस्टिंग बोलते हैं। दोबारा टेस्ट करना हिंदी में बोले तो। ठीक है। मॉडल कैलिब्रेशन, मॉडल कैलिब्रेशन का मतलब जो भी आपने ये काम करने मैथमेटिकल मॉडल बनाया है उसमें बार बार चेक करना कुछ कुछ चेंजेस तो नहीं लाना इस तरह से। सिनेरियो का एनालिसिस करना कि किस सिनेरियो में हम काम कर रहे हैं। और स्ट्रेस टेस्टिंग होती है कोई न्यू कॉम्प्लिकेशन आ जाए, कोई न्यू कॉम्प्लिकेशन अगर आ जाए तो उस चीज को टेस्ट करना, स्ट्रेस टेस्टिंग। तो ये चारों वर्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल पॉइंट से ये चारों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैथमेटिकल कुछ नहीं आएगा। ठीक है। रोल ऑफ वीएआर इन कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, कैसे हम इससे कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका कि वीएआर आपको हेल्प करता है, तो आप बोलेंगे कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग में। is used as MIS tool in trading portfolio to slice and dice risk by levels। जैसे इसको हम बोलते हैं स्लाइस एंड डाइस, का मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना, टुकड़े टुकड़े करके चेक करना। ठीक। बाय लेवल, या प्रोडक्ट के हिसाब से, या ज्योग्राफी के हिसाब से, या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। इट इज ऑल्सो यूज टू सेट रिस्क लिमिट।
कितना रिस्क हम ले सकते हैं उसके आपको पता है कि रिस्क की लिमिट को सेट करना भी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें किसी का काम है, ठीक है। इन इट्स स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव वी आर यूज फॉर डिसीजंस एज टू व्हाट बिजनेस टू डू, और कौन सा बिजनेस करना चाहिए कौन सा नहीं करना। हाउएवर वी आर एज यूजफुल एमआईएस टूल हैज टू बी बैक टेस्टेड, जो मैंने अभी बोला कि इसको आपको बैक टेस्ट करना है बाय कंपेयरिंग each day VAR with accruals and necessary re-examination of assumptions need to be made so as to be close of reality। तो ये कह रहा है जो accruals आपने सोचे हुए हैं कि ऐसा ऐसा होना है और हर नेक्स्ट डे में क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ, आपने क्या करा पिछले अगले 4 दिन का 5 दिन का वो बना लिया कि इतना लॉस हो सकता है, लेकिन आपने डेली चेक किया 5 दिन बाद देखा कि मेरा कितना अच्छा चल रहा है, कितना नजदीक से वो काम कर रहा है मेरा। वी आर देयर फोर कैन नॉट सब्सिट्यूट साउंड मैनेजमेंट जजमेंट। तो साउंड मैनेजमेंट जजमेंट को क्या सब्सिट्यूट नहीं कर सकता, इंटरनल कंट्रोल को सब्सिट्यूट नहीं कर सकता, और एंड अदर कॉम्प्लीमेंट्री मेथड्स, ठीक है। तो इसका एक अपना इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन फिर भी कुछ नया हो सकता है। इट इज यूज टू मेजर एंड मैनेज मार्केट रिस्क इन ट्रेडिंग पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ये इसको मेजर और उसके, ठीक है। अब बात आती है एस्टिमेटिंग वॉलेटिलिटी। एस्टिमेटिंग वॉलेटिलिटी, वीआर यूजेस पास्ट डेटा टू कंप्यूट वॉलेटिलिटी। पुराने डेटा के अकॉर्डिंग उसकी वॉलेटिलिटी को चेक करते हैं। डिफरेंट मेथड आर एम्प्लॉयड टू एस्टिमेट वॉलेटिलिटी। वन ऑफ द मेथड इज अर्थमेटिकल मूविंग एवरेज। अर्थमेटिकल मूविंग एवरेज कंप्यूटेड फ्रॉम हिस्टोरिकल टाइम सीरीज डेटा। तो अगर आप अभी अपने वो टॉपिक नहीं किया है टाइम सीरीज वाला, कोई पुराने बच्चे बता सकते हैं कि मूविंग एवरेज मेथड क्या होता है। तो उसमें क्या बोलता है, मूविंग एवरेज मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हिस्टोरिकल टाइम सीरीज को वो कर सकते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो मैं ये बोलता कि टाइम सीरीज में ये वाला मेथड हम लोग करते हैं। तो इसने बोला कि वीएआर जो होता है पास्ट डेटा, जो पास्ट डेटा को वोल्टिलिटी निकालने के लिए यूज होता है। द अदर इज द एक्सपोनेंशियल मूविंग। एक तो हो गया सिंपल अर्थमेटिक मूविंग एवरेज, और दूसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मेथड। In exponential moving average method, the volatility estimate rise faster to shock and decline gradually. Further, different bank take different number of days of past data to estimate. तो जब भी आपको volatility कोई बताएगा तो वो एक आपको बताएगा कि कितने टाइम में चेक किया। कोई कहता है मैंने पिछले 7 डे की निकाली, कोई कहता है पिछले 30 डे की, कोई कहता है मैंने पिछले 1 ईयर की निकाली है। तो जब भी वॉलेटिलिटी होगी तो उसमें, जब हम कल वो वीडियो दिखा रहे थे तो उसमें बोल रहे थे 1 डे वॉलेटिलिटी, 1 डे को 30 डे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कि आपको 1 डे की निकाला कि उसको 30 डे में कैसे कन्वर्ट करें। वॉलेटिलिटी ऑल्सो डज नॉट कैप्चर अनएक्सपेक्टेड इवेंट और इवेंट। अब देखो एक पॉइंट आ गया यहाँ पे, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि वीएआर क्या होता, अनएक्सपेक्टेड जो होते हैं इवेंट उनको नहीं करता, और अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो होते हैं इवेंट रिस्क को वो करते हैं। ऑल दीज कॉम्प्लिकेट द एस्टिमेशन ऑफ वॉलेटिलिटी। वीआर देयरफॉर शुड बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद द स्ट्रेस टेस्ट टू टेक केयर ऑफ इवेंट रिस्क। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आप लोगों के माइक बंद है क्या? नहीं, खुले हुए, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्ट्रेस टेस्ट किस लिए यूज होता है। जरा इन्वॉल्व होइए इस क्लास में। वर्स्ट केस को वर्स्ट केस सिनेरियो चेक करने के हाँ लिए। नहीं, ये नहीं बोलता मैंने। इंटरेस्ट रेट है मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग ये क्लास देख रहे हैं जी सर। वो लोग
जो स्टडी खुद करते हैं उनसे डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि ये जो पैराग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये बुक एक्सप्लेन नहीं करती है। आप लोगों की जो थॉट प्रोसेस है, अंडरस्टैंडिंग है, उन लोगों से डिफरेंट होनी चाहिए जो ये मेरी क्लास नहीं देख रहा है, चाहे वो फ्री में देख रहा है चाहे वो पेड देख रहा है। मतलब कैजुअली मत लीजिए किसी चीज को, जितना आप समझेंगे तो वहां पे आपको आंसर करने में ऐसे क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि हाँ ठीक है इसका आंसर ये होगा करके। ठीक है, मैंने आपको बताया था कोई न्यू कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो उसको कैसे चेक करते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग के द्वारा। और ये लाइन यहाँ पर भी लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है उसको यहाँ पे उसने, बोलो। Stress test to take care of event risk. ये देखो, जब मैं कुछ पूछता हूं तो कहीं कहीं पेन चलाता हूं, उस पे गौर किया कीजिए। Okay, sir. Unexpected event को. हाँ, अनएक्सपेक्टेड इवेंट को, जिसको हम इवेंट रिस्क बोलते हैं, उसको हम टेक केयर करते हैं कौन से टेस्ट से, Stress test. उसको हम करते हैं स्ट्रेस टेस्ट से। ठीक है, स्ट्रेस टेस्ट टेक्स इनटू अकाउंट द वर्स्ट केस सिनेरियो। अब इसने बोला कि VAR जो है वो वर्स्ट केस नहीं देखता। ठीक है, स्ट्रेस टेस्ट है कि कुछ भी हो सकता है, उसको देखने के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो को अकाउंट करता है। ठीक है, तो अभी जो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने आंसर दिया था, मुझको ये पढ़ के बता दिया था लास्ट वाला, लेकिन मैं आपको ये याद दिलाऊं कि मैंने क्या बताया था। ठीक है, तो अब और आगे आते हैं। अब बैक टेस्ट, क्या मैंने बैक टेस्ट का नाम लिया था पीछे, लिया था, बोला था जो उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उससे कंपेयर करना, और जिस मॉडल से आपने क्या निकाला हुआ है, VAR। ठीक है, और ऑफ द पोर्टफोलियो यानी जहां आपने पैसा लगा रखा, दिस इज कैरीड आउट इवैल्यूएटिंग ए न्यू मॉडल और टू एसेस एक्यूरेसी ऑफ द एग्जिस्टिंग। तो बैक टेस्टिंग का पर्पज क्या होता है कि भैया हमारा पुराना मॉडल अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो क्या क्या चेंजेस हम उसमें ला सकते हैं। बैक टेस्टिंग फॉर इवैल्यूएटिंग ए न्यू मॉडल रिक्वायर्स comparison with the actual performance on the continuous basis for the given period. Assessment of accuracy of an existing model needs back test. तो यहाँ पे आ गया बैक टेस्टिंग का पर्पज क्या है, असेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग मॉडल। बैंक शुड जनरली बैक टेस्ट मॉडल ऑन है कौन से बेसिस पे, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपका, मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे। इन दीज टेस्ट दे शुड ऑब्जर्व वेदर ट्रेडिंग रिजल्ट फॉल within the pre-specified condition bands as predicted by the VAR। VAR मॉडल ने बोला मुझको 5 करोड़ का लॉस अगले 5 दिन में हो सकता है। आप रियलिटी में अगले 5 दिन में देखेंगे कि क्या आपको कितने का लॉस हुआ। अगर जैसा वो बोल रहा वैसा ही हो रहा है तो आपका मॉडल कैसा है, ठीक है, अच्छा है, हमने जो कंसीडरेशन करे अच्छे हैं। ठीक है, इफ द मॉडल परफॉर्म पुअरली दे शुड प्रोब फर्दर टू फाइंड कॉज, क्यों ऐसा अच्छा काम नहीं कर रहा, क्यों, क्या हम चेक इंटीग्रिटी ऑफ पोजीशन, मार्केट डेटा, मॉडल पैरामीटर, मेथड, इनमें से कहीं कोई कमी तो नहीं छोड़ी हमने। द BIS आउटलाइन बैक टेस्टिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन इट्स जनवरी, तो यहाँ पे बोला सुपरवाइजरी फ्रेम, तो बेसिकली BIS का मतलब है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क फॉर द यूज ऑफ बैक टेस्टिंग का एक पेपर दिया उनके अकॉर्डिंग करने। ठीक है, अब बात आती है किसकी, स्ट्रेस टेस्टिंग की। ये जो यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं ना, ये नंबर बुक में कोई सीक्वेंस नहीं बनाते हैं, आप इन्हें डैश या स्टार करके पॉइंट समझिए, इसका नंबर 6 से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा केवल बैक टेस्टिंग, या मैं ऐसे कह सकता हूं एस्टिमेटिंग वॉलेटिलिटी को यहाँ पे मैं A बैक टेस्टिंग और दूसरा क्या कहता हूं स्ट्रेस टेस्टिंग, और A में बैक टेस्टिंग में मैं 2 कवर करता हूं। कौन से 2 कवर करता हूं बता सकते हैं इसमें से, जो भी ऊपर यहां थे बोलो। इस लिमिटेशन ऑफ VAR में कौन से 2 पॉइंट मैं बैक टेस्टिंग से देखता हूं,
Like scenario analysis or model calibration. आशीष गर्ग जी। यहाँ जो बैक टेस्टिंग है और मॉडल कैलिब्रेशन एक ही बात में आता है, क्योंकि बैक टेस्टिंग से हम मॉडल में कोई इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा सिनेरियो एनालिसिस, स्ट्रेस टेस्टिंग की बात की थी। तो स्ट्रेस टेस्टिंग में देखते हैं कौन सा सिनेरियो वो हुआ। तो स्ट्रेस टेस्टिंग में मार्केट वैल्यू पोर्टफोलियो वेरीज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मार्केट पैरामीटर। ये हमने कई बार पॉइंट पढ़ा हुआ है कि मार्केट पैरामीटर से हमारा वो चेंज होता है, सच एज इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, स्टॉक प्राइस, ये सब मार्केट कंडीशन। मूवमेंट इन द मार्केट पैरामीटर ऑन ए डे टू डे बेसिस कॉजेज द चेंज इन मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। दिस रिप्रेजेंट्स the normal risk that is associated with the normal day to day movement। तो यहां बोलना है कि ये क्या करता है, जो नॉर्मल रिस्क होता है हमारा डे टू डे बिजनेस में, उससे एसोसिएटेड होता है। देयर रिमेन्स द रिस्क ऑफ द लार्ज नॉन नॉर्मल मूवमेंट। तो नॉन नॉर्मल मूवमेंट हमेशा किसके लिए आता है? स्ट्रेस टेस्टिंग में। In the market parameter that signify abnormal market condition, risk arises due to such movement fall beyond the day-to-day risk monitoring, but the could potentially occur। ठीक हो, चलो आगे। Stress testing essentially seeks to determine possible changes in the market value of a portfolio that could arise due to the non-or बार-बार वही बात आ रही है, देखो, ठीक है। The process involves identifying market parameter to stress। कौन सा पैरामीटर स्ट्रेस में है? The quantum of stress and determine the time frame। Once these are determined, it is applied on the portfolio to assess the impact on it। Market value of a portfolio varies with stress testing technique। तो अब यहाँ पे बोला कि जो मार्केट वैल्यू पोर्टफोलियो की होती है वो स्ट्रेस टेस्ट टेक्निक के अकॉर्डिंग वेरी करती है। स्ट्रेस टेस्ट कवर्स मैनी डिफरेंट टेक्निक। द फोर्थ है, अब देखो यहाँ पे वर्ड आ गया, कौन सा वर्ड? सिनेरियो एनालिसिस। तो मैंने बोला था ना सिनेरियो एनालिसिस स्ट्रेस टेस्टिंग में आता है। तो उसने बोला 4 तरह के जो है हमारे डिफरेंट टेक्निक हैं क्या करने की, स्ट्रेस टेस्टिंग। तो पहला वाला कौन सा है? ये क्वेश्चंस में है सारे, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं वो पूछेगा स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक कौन सी नहीं है। तो कौन आंसर कर पाएगा? अभी तक आप में से कोई ऐसा बैठा हुआ जो पिछले 5 साल से सीआईबी की तरफ देखता रहता है, कभी दिए कभी नहीं दिए, आधे मन से दिए, कोई ऐसा बैठा हुआ है? मतलब इसमें शर्माने की बात नहीं है। नहीं, यस सर। मैं हूँ सर। मैं भी हूँ सर। हैं कुछ लोग, ठीक है। क्या आपने ये कभी पढ़ा था? नहीं सर। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन क्लास का जो पर्पज है वो यही है कि चलो ठीक है 1 घंटा तो हम किसी के सुनने और देखने से बैठे, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस वहां पर आते होंगे। एक्चुअली मेरे साथ एक दुर्भाग्य ये है कि जो बच्चा अच्छी पढ़ाई करता है उसका रिजल्ट कैसा आता है? बोलो तो। अच्छा होता है। पास। अच्छा आता है। और वो क्या हो जाता है? पास। उससे मेरा इंटरेक्शन नहीं होता, क्योंकि वही तो मुझे बताएगा कि आपके पढ़ाए हुए में से क्या आया था। और जो फेल हो जाता है उसमें से जो 2-3 मार्क्स से फेल होता है वो तो बता देता है मेरे को, लेकिन जो 35 मार्क्स लेके आता है वो क्या बताएगा मुझे, बताओ। 35 मार्क्स क्यों आते हैं? क्योंकि उसने क्वेश्चन पेपर ढंग से पढ़ा नहीं या प्रिपरेशन ढंग से नहीं करी थी। प्रिपरेशन नहीं हुआ है बढ़िया। ठीक है, तो मैं बार बार इस बात को एम्फेसाइज कर रहा हूं कि थोड़ा मैं आपसे थीसिस नहीं लिखवाऊंगा बिल्कुल भी, लेकिन क्लासेस अटेंड करो। तो 4 स्ट्रेस टेस्टिंग की टेक्निक हैं: सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट, सिनेरियो एनालिसिस, मैक्सिमम लॉस, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी, ईवीटी बोलते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं
सबसे पहले कौन सा है? सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट। क्या Sensitive बोलता है? test. सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट आइसोलेट द शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ऑन ए पोर्टफोलियो वैल्यूज ऑफ ए सीरीज ऑफ प्री डिफाइंड मूव्स इन ए पर्टिकुलर मार्केट। तो क्या कहता है? शॉर्ट टर्म जो इम्पैक्ट आते हैं, बारिश हो गई, ठीक है, आज जो है कहीं स्ट्राइक हो गई, कुछ ऐसी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट को हटा दो, आइसोलेट कर दो और टेस्ट कर लो, ठीक है। प्री डिफाइंड ए सीरीज ऑफ प्री डिफाइंड मूव्स इन ए मार्केट, पर्टिकुलर मार्केट रिस्क फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, if the risk factor exchange rate, it shocks may be exchange rate change कितना 2, 4, 6 और 10%। तो कहते हैं 2-4% का मूवमेंट छोड़ दो, कहता है, ठीक है। ज्यादा सेंसिटिविटी है, कहता है जी 40% का चेंज आ गया तो उसे सेंसिटिविटी मानो। इसको बोला सिंपल sensitivity test. Simple sensitivity test. ठीक है। दूसरी बात आती है क्या? सर क्या सिंपल Scenario सेंसिटिविटी analysis। टेस्ट में, सर ये सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट जो है इसमें कुछ आ सकता है क्या कि कितना परसेंट सेंसिटिविटी है तो उस पे नहीं नहीं इग्नोर नहीं, कर ऐसा सकते नहीं आ हैं? सकता। एक कॉमन सेंस है कि भैया थोड़ा मोड़ा चेंज आ रहा तो मान लो, ठीक है, ओके ठीक है। ये इन 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 इम्पैक्ट को छोड़ देता है, मतलब ये कहना मतलब है, ठीक है। कोई कुछ बोल रहा था, मैडम कुछ बोल रही थी। सर ये पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ ए सीरीज ऑफ प्रीडिफाइंड मूव्स इन ए पर्टिकुलर मार्केट रिस्क फैक्टर, इसका मीनिंग क्या रहेगा सर? जस्ट यहाँ बोला हुआ कि आप जो है आइसोलेट करते हैं शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट को ऑन ए पोर्टफोलियो वैल्यू, पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है ऑफ ए सीरीज ऑफ प्री डिफाइंड मूव्स इन ए पर्टिकुलर मार्केट। कि प्री डिफाइंड मूव्स हो रहे हैं, सीरीज ऑफ मूव्स, की अभी ऐसा हुआ कि वो वाला जो स्टॉक है बहुत डाउन हो गया, फिर हुआ कि क्या है FII ने पैसा निकाल लिया बाहर को, मतलब कई 3-4 चीजों का जो सीरीज हो रही है, उनके जो मूव्स हो रहे हैं, उनका पोर्टफोलियो के वैल्यू पे शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जो होता है उसको आइसोलेट कर देते हैं। ओके सर। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कोई चीजें बिल्कुल क्लियर कट नहीं समझ में आ रही, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इन वर्ड्स को थोड़ा माइंड में रखने की कोशिश करो, कम से कम स्केलेटन को समझो कि क्या क्या चीज करते हैं, ऐसे करते हैं। आपको करनी नहीं आ रही कोई बात नहीं, स्केलेटन को थोड़ा समझो जिससे थ्योरी के 5-7 क्वेश्चन आपके बन जाए वहां पर, ठीक। सिनेरियो एनालिसिस, specify the shocks that might plausibly affect a number of market risk factor simultaneously। तो यहाँ सिनेरियो एनालिसिस में बोला हुआ कि जब कि नंबर ऑफ मार्केट रिस्क फैक्टर साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, आपके शॉक्स को डिफाइन करते हैं, कि कई सारे मार्केट रिस्क फैक्टर एक साथ आकर के कुछ झटका दे रहे हैं आपको, कुछ नुकसान कर रहे हैं। इफ एन एक्सट्रीम बट पॉसिबल इवेंट अकर, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक्सट्रीम है लेकिन हो गई वो। इट सीक्स टू एसेस द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द फर्म ऑफ एन एक्सट्रीम बट पॉसिबल स्टेट ऑफ अर्थ। तो यहां पर कहता है कि ये चाहता है एसेस करना, ये एसेस करता है सिनेरियो एनालिसिस, कुछ ऐसे एक्सट्रीम जो कि पॉसिबल तो हैं, उन चीजों को, उनके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को वो करता है, एसेस करता है। अ सिनेरियो एनालिसिस कैन बेस्ड ऑन ए हिस्टोरिकल इवेंट और ए हाइपोथेटिकल इवेंट, चाहे वो ये पुराने हिस्टोरिकल उसमें वो रिसर्च करें या कोई हाइपोथेटिकल ऐसी कल्पना कर लें। हिस्टोरिकल सिनेरियो एम्प्लॉयज शॉक्स दैट अकर्ड इन स्पेसिफिक हिस्टोरिकल एपिसोड्स। हाइपोथेटिकल सिनेरियो use a structure of shocks thought to be plausible in same foreseeable but unlikely circumstances for which there is no exact parallel in recent history। Scenario is currently the leading stage। अब ये एक भी क्वेश्चन आ गया आपका, मैंने बोला था कि सिनेरियो स्ट्रेस टेस्ट का रिलेशन किससे है? सिनेरियो से। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस जो कि पैरेलल रिसेंट हिस्ट्री में नहीं हुए थे, उनको भी
कंसीडर करता है हाइपोथेटिकल सिनेरियो। अभी फिर समझिएगा कि हाइपोथेटिकल सिनेरियो में कुछ ऐसे भी सरकमस्टांसेस को कंसीडर कर लेते हैं जो कि पास्ट हिस्ट्री में या रीसेंट हिस्ट्री में नहीं हुए थे। जैसे मैं एक बात बताऊं आपको, ये 2 साल पहले कोरोना के बारे में क्या न्यूज़ थी किसी के पास? कुछ नहीं। कोई न्यूज कुछ नहीं नहीं थी, थी, सर। कोरोना ही नहीं था सर। हाँ, लेकिन उस समय का जो आपका सिनेरियो एनालिसिस स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक का बंदा था, उसने ऐसी हाइपोथेटिकल सोच लिया कि यार अगले 2 साल में ना एक ऐसी बीमारी आने वाली है, तो हम क्या करेंगे? बात समझ में आई? तो वो स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक में वो ये बोल रहा है कुछ ऐसी चीजें लेते हैं जो अभी तक नहीं हुई है रिसेंट हिस्ट्री में, लेकिन ऐसी हो भी सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मैक्सिमम लॉस। तो मैक्सिमम लॉस की जब हम बात करते हैं, आपको कुकर की सीटी की आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कुछ पक्का? फ्राई हो रहा है सर। अभी हो रही है? आ रही? ठीक है सर। नहीं सर। अच्छा, मैं ये अब चेक कर रहा ठीक था, है ये सर। मेरे घर की सीटी की आवाज है, तो कि मेरे को नहीं आ रही थी आवाज। मैंने आपसे कंफर्म करना चाहा कि क्या आपको आ रही क्या? पक्का आ रही थी या ऐसे ही बोल रहे थे? ये सर नहीं आ रही थी सर। आ रही थी बहुत तेज। आ रही थी सर। आ रही थी सर। अब आया मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस अप्रोच assess the risk of a portfolio by identifying the most potentially damaging combination of moves of market risk factors। उसने बोला मैक्सिमम लॉस में क्या बोल दिया, एक वर्ड यूज किया है क्या? इसका पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन ऑफ मूव्स। ऑफ कई मार्केट हरकतें एक साथ हो गई, कोरोना भी आ गया, फिर उससे डेंगू भी आ गया, फिर उसके बाद क्या गवर्नमेंट भी गिर गई, फिर उसके बाद क्या लोगों की इनकम कम हो गई, बहुत सारी चीजें। तो मैक्सिमम लॉस तभी तो होगा जो सारे फैक्टर को ले लेगा। रिस्क मैनेजर्स हु यूज सच मैक्सिमम लॉस अप्रोच find the output of such exercises to be instructive, but they tend not to rely on the result of such exercise in the setting of exposure limit in any systematic manner। यहाँ ये बोल रहा है कि वो निकालते तो हैं, कहते हैं कि 100 करोड़ में से 100 करोड़ में से 60 करोड़ डूबने वाला है, कहते तो हैं, लेकिन इसको देखते हुए आपको क्या नहीं करना है? बोलो क्या नहीं करना? अनएक्सपेक्टेड लिमिट सेट नहीं उस पे करना। रिलाई नहीं कर। जो है इन द सेटिंग ऑफ एक्सपोजर लिमिट, यानी एक्सपोजर लिमिट्स जो तय करनी है वो इससे नहीं करनी, लेकिन वो फिर भी बताते हैं कि भाई इतना लॉस हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही? एन इम्प्लिसिट रिकॉग्निशन ऑफ द आर्बिट्रेरी कैरेक्टर of the combination of shocks captured by such a measure। An implicit recognition of the arbitrary character of the combination of shocks captured by such। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए भी बहुत लिटरेरी हो गया है, मैं भी नहीं समझ पा रहा है क्या लिखा हुआ है पे। ठीक है, एंड कोई समझाओ तो, जो अंग्रेजी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे होंगे वो बनाएंगे। एन इम्प्लिसिट रिकॉग्निशन ऑफ आर्बिट्रेरी कैरेक्टर ऑफ, यहां से तो समझ में आ रहा आगे से, लेकिन ये आर्बिट्रेरी कैरेक्टर को बताएगा? है कोई ऐसा? नहीं है, चलो छोड़ दी, कोई बात। तो मैक्सिमम लॉस में मैंने जो मोटा मोटा बताया कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ मूव्स जो होते हैं पोटेंशियली डैमेजिंग, जिनसे नुकसान हो सकता है, उन सबको मिला करके, उनके सारे रिस्क फैक्टर को मिला करके रिस्क को क्या करते हैं वो लोग? एसेस करते हैं। एसेस करते हैं। ठीक है, ठीक है। फोर्थ आ गया आपका एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी ईवीटी बोलते हैं। तो ईवीटी में क्या है? एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी इज ए मीन्स
टू बेटर कैप्चर द रिस्क ऑफ लॉस। तो ये एक नई थ्योरी है जो मैक्सिमम लॉस के बाद आ रही है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी। तो उसने कहा टू बेटर कैप्चर द रिस्क ऑफ लॉस इन एक्सट्रीम बट पॉसिबल सर्कमस्टांसेस। ईवीटी इज द स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑन द बिहेवियर ऑफ द टेल्स। ठीक है, अब टेल्स क्या होती हैं? टेल्स हमने पढ़ी थी, अगर किसी को याद आती हैं, ये पढ़ी थी हमने, पढ़ी थी, ये वाली भी टेल है और ये वाली भी क्या है? टेल है। एक है लो और एक है हाई। ठीक है, तो उसने बोला कि जो ईवीटी थ्योरी है, स्टैटिस्टिकल थ्योरी है जो टेल्स थ्योरी पे काम करती है। ठीक है, ऑफ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वर्ड तो बहुत कॉमन होना चाहिए आपके लिए, बिकॉज इट फोकसेस only on the tail of the probability distribution. The method can be more flexible. For example, it can accommodate skewed or fat-tailed distribution. अब प्रॉब्लम, अब स्क्वीड वाला कौन सा होता है? ये वाला, ये मतलब एक तरफ को झुका रहता है। ठीक है, और फैट टेल्ड का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा ऐसा सा होता है, मतलब टेल जो होती है वो भी बहुत बड़ी होती है उनकी। ठीक है, अ प्रॉब्लम विद द एक्सट्रीम वैल्यू अप्रोच इज adapting it to a situation where many risk factors derive the underlying return distribution. तो यहाँ ये बोल रहा है जो ये एक्सट्रीम थ्योरी की सर रिकॉर्डिंग के साथ जो एक्सट्रीम थ्योरी के साथ जो प्रॉब्लम है वो कहता है एक्सट्रीम वैल्यू अप्रोच इज एडेप्टिंग इट टू सिचुएशन वेयर मैनी रिस्क फैक्टर डेराइव द अंडरलाइंग रिटर्न। तो वो कहता है जहां पर बहुत सारे रिस्क फैक्टर, जबकि हमने ऊपर पढ़ा था, ऊपर वाले में क्या था? इस वाले में कॉम्बिनेशन ऑफ दिख रहा नहीं स्क्रीन में? देखो जरा, कॉम्बिनेशन ऑफ मूव्स सर, मूव्स पढ़ा था। तो मैक्सिमम लॉस के लिए तो वहां जा रहे हैं, लेकिन एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी में कह रहा है कि जब बहुत सारे मूव्स एक साथ होते हैं और वो मैनी रिस्क फैक्टर डेराइव करते हैं अंडरलाइंग रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस कंडीशन में वो क्या होती है, मतलब बहुत अच्छा काम नहीं कर पाती है, ऐसा कुछ है। ठीक है, मोर ओवर द यूजुअली अनस्टेटेड assumption that extreme events are not correlated through time is questionable. क्या बोल रहा है? Moreover, the usually unstated assumptions that extreme events are not correlated through the time is questionable. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ऐसे अनस्टेटेड assumptions हैं जो एक्सट्रीम इवेंट वाले होते हैं आर नॉट कोरिलेटेड थ्रू टाइम से, तो वो कहता है कि उनको क्यों नहीं कोरिलेट कर रहे हैं, इसका एक क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चन मार्क है कि कोरिलेशन क्यों नहीं चेक कर रहे। डिस्पाइट दीज ड्रॉबैक ईवीटी इज नोटेबल फॉर बीइंग द ओनली स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक दैट अटेम्प्ट्स टू अटेस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट। तो यहाँ पर बोला ये ऐसी टेक्निक है जो नोटेबल टेक्निक है, जो अकेली ऐसी टेक्निक है जो अटेम्प्ट टू अटैच अ प्रोबेबिलिटी टू, जिसमें प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट शामिल है। तो आपको पता होगा कि जब भी हम ये वाला ग्राफ बनाते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी से ही वो रिलेट करता है। ठीक है, कुछ हल्का फुल्का समझ में आया? सर ठीक है, ये जरूरी है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल समझ में आ जाए, लेकिन हमने आपको एक रिदम दी है। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है इसकी तो उसको थोड़ा सा इसको रिवाइज करके कर सकते हैं। आज हमने कवर कहाँ से किया, पहले हम बात करते हैं। किससे बात करी हमने? लिमिटेशन ऑफ वीआर। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है कि पूछा इसमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं है। वीआर का रोल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग में क्या होता है? और जब हमने इसको पढ़ा तो एस्टिमेटिंग वॉलेटिलिटी के जो है ये 4 वर्ड पढ़े थे ना, यहाँ पर ये जो 4 वर्ड पढ़े थे उनके बारे में बात करी। और उसने कहा ये बैक टेस्टिंग से
या Back स्ट्रेस testing. टेस्टिंग से कर सकते हैं। बैक टेस्टिंग में उसने दो नाम बोले। बैक टेस्टिंग में एक तो Man- बैक टेस्टिंग है, दूसरा कौन सा वाला था? मॉडल कैलिब्रेटिंग मॉडल कैलिब्रेशन। रिग्रेशन मॉडल कैलिब्रेशन, ठीक है। इधर बोला था स्ट्रेस टेस्टिंग में, दूसरा क्या बोला था? सिनेरियो एनालिसिस। हाँ, स्ट्रेस टेस्टिंग की उसने 4 टेक्निक बात बोली, सिंपल सेंसिटिविटी और सिनेरियो एनालिसिस, मैक्सिमम लॉस। Maximum loss. सिंपल Maximum loss और सेंसिटिविटी में उसने activity। बोला, हाँ सिंपल सेंसिटिविटी में बोला उसने क्या कि कुछ छोटे मोटे चेंजेस को क्या करना है उसने, नजरअंदाज कर देना। जो नजरअंदाज प्री करते हुए डिफाइंड आप मूव करना। होंगे कि हाँ। इतना आता है तो इतना रहेगा, उसमें हाँ, वो नहीं होना। प्री डिफाइंड मूव है, कुछ बिल्कुल। एक छोटी लिमिट वाला जो है कि अगर आपने बोल दिया कि भैया निकालो, अगर 30% से कम हो तो छोड़ देना, कहना कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर आया सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस में पुरानी जो हिस्टोरिकल इवेंट थी उस तरह से या हाइपोथेटिकल इवेंट बना के दोनों को मिला जुला के चेक करना। फिर उसने बोला मैक्सिमम लॉस थ्योरी को देखना, ठीक है, जिसमें डैमेजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मूव्स। फिर उसने बोला एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी, ठीक है। अच्छा, अब बोला व्हाट मेक्स है, एक क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, व्हाट मेक्स अ गुड टेस्ट सीरीज टेस्ट। तो क्या होता है सर ये अगर आपको मॉडल गुड कैलिब्रेशन क्या है, कहाँ था सर? मॉडल कैलिब्रेशन का मतलब है जो सर आपने कहाँ अब था ये? एग्जिस्टिंग कौन सी मॉडल point कहां पर है, में? हाँ, कौन सी पॉइंट में? बैक टेस्टिंग। नहीं जहां Page चालू number किए थे, page number 309. हाँ, ये बैक टेस्ट। लिमिटेशन ऑफ वीआर में, ये मैंने आपको रेड कलर से कर दिया, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ओके सर, ओके। यहाँ पर एक अनाउंसमेंट और है, जो छुट्टियां हैं आपकी, कोशिश करिए कि छुट्टियों में कोई प्रोग्राम फैमिली के साथ नहीं बनाइए। जब क्लास का शेड्यूल हो जाए उसके बीच में अगर आप कोई प्रोग्राम बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाइए, पहले से मत बनाना। बता देना हमारा CIB का एग्जाम है। आगे, व्हाट मेक्स गुड स्टेटस अच्छा कैसे हो सकता है, कैसे होता है? बी रेलिवेंट टू द, अगर वो करंट पोजीशन में रेलिवेंट होता है। कंसीडर चेंज इन ऑल रेलिवेंट मार्केट रेट, हर रेट में उसका इम्पैक्ट ठीक आ रहा है। एग्जामिन पोटेंशियल रिजाइम शिफ्ट, अगर पूरा रिजाइम शिफ्ट का मतलब होता है पूरा, जैसे कहते हैं कि पहले 2G चलता था आज 5G चलता है, पूरा रिजाइम शिफ्ट हो गया एकदम। कंसीडर मार्केट लिक्विडिटी, कंसीडर द इंटरप्ले ऑफ मार्केट एंड क्रेडिट रिस्क, ठीक है। तो ये चारों जो बातें आई हमारी, इसमें ध्यान रखना, 5 बातें जो आई कि अच्छा गुड स्ट्रेस टेस्ट वो होता है जिसमें ये चीजें होती हैं। ये एक क्वेश्चन आपके उसमें आ सकता है, ठीक। हाउ शुड मैनेजर्स यूज स्ट्रेस, कैसे उसको यूज करना चाहिए मैनेजर को। स्ट्रेस टेस्ट प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन समराइजिंग द बैंक्स एक्सपोजर टू एक्सट्रीम बट पॉसिबल सरगम। एक्सट्रीम तो है लेकिन ऐसा हो सकता है। द रोल ऑफ द रिस्क मैनेजर्स इन द बैंक शुड बी assembling and summarizing information to enable senior management to understand the strategic relationship between the firm's risk taking and risk appetite। तो वो जो भी सीनियर मैनेजर है वो इंफॉर्मेशन को इस तरह यूज करे और अपने सीनियर मैनेजमेंट को बताए कि भैया देखो ऐसा ऐसा करके है, और वो क्या करे कि रिलेशनशिप बताए रिस्क टेकिंग में और रिस्क एपेटाइट में। Typically, the result of a small number of stress scenario should be computed on a regular basis or monitored over time. Some of the specific ways which stress tests are used to influence decision making are, क्या करना है कि कैसे हम स्ट्रेस को डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस यूज करें। तो बोलता है मैनेज फंडिंग रिस्क को मैनेज करो, प्रोवाइड ए चेक ऑन मॉडलिंग एजम्पशंस, मॉडलिंग जो एजम्पशन कर रही है उसको चेक करो, सेट लिमिट फॉर ट्रेडर्स, डिटरमाइन कैपिटल चार्ज ऑन ट्रेडिंग डेस्क पोजीशन, ठीक है। अब लिमिटेशन भी आ गई इसकी कुछ कि भैया हर जगह करेंगे नहीं करेंगे,
तो उसने बोला स्ट्रेस टेस्ट की लिमिटेशन जैसे VAR की लिमिटेशन थी, स्ट्रेस टेस्ट कैन अपीयर टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक, इन प्रैक्टिस हाउएवर स्ट्रेस टेस्ट आर ऑफन नाइदर ट्रांसपेरेंट नॉर स्ट्रेट, ना तो पूरी ट्रांसपेरेंट है ना ही वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे आर बेस्ड ऑन द लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिशनर चॉइस एज टू व्हाट रिस्क फैक्टर ऑफ टू स्ट्रेस, तो कौन से रिस्क फैक्टर को स्ट्रेस करें, हाउ टू कंबाइन फैक्टर्स अंडर स्ट्रेस, what range of value of to consider, what time frame to analyze. Even after such choice are made, a risk manager is faced with the considerable task of sifting through results and identifying what implicated. तो वो कहता है इन सब बातों के बावजूद भी, इन सब सारे क्वेश्चन के बाद भी वो कहता है फेस द कंसिडरेबल टास्क ऑफ सिफ्टिंग थ्रू रिजल्ट, तो वो इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं उन रिजल्टों से अपनी स्ट्रेस को सिफ्ट करता रहता है, ठीक है। ये जो ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे उसने, इफ एनी स्ट्रेस रिजल्ट might have for how the bank should manage the risk taking activity. A well understood limitation of stress testing is that there are no probability attached to the outcome. जो भी रिजल्ट मिल रहा है उससे कोई भी probability अटैच नहीं है, ये इनकी लिमिटेशन है। स्ट्रेस टेस्ट हेल्प आंसर द क्वेश्चन हाउ मच कुड बी लॉस्ट, द लैक ऑफ प्रोबेबिलिटी मेजर, तो एकदम से बिल्कुल क्या कर रहा है, हाउ मच कुड बी लॉस्ट, कितना हो, प्रोबेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट में नहीं आ पा रहा, रेंज नहीं बता पा रहा। द लैक ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्सेसरबेट्स द इशू ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड द सीमिंग आर्बिट्रेरियन ऑफ स्ट्रेस टेस्ट डिजाइन सिस्टम्स incompatibilities across business unit make frequent stress testing costly for some bank, reflecting the limited role the stress testing had played the influence of the bank's prior investment in the information. तो यहाँ पे थोड़ा सा इसने बताया कि इस पे लगातार काम करना, जो फ्रीक्वेंट काम करना थोड़ा सा जो है इनकम्पेटिबिलिटीज होती है, सिस्टम नहीं कर पाता इस पे काम, रिफ्लेक्टिंग द लिमिटेड रोल the stress testing had played in influencing the bank's prior investment in information technology. तो थोड़ा सा ये theoretical सा था, ठीक है। चलो अब आगे आता है रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। जरा इसके एक आध क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। भार का कुछ न्यूमेरिकल आया था पिछली बार। आया था? हाँ हाँ, कुछ रिकॉल कर सकते हैं? 99 परसेंटाइल लेके कुछ दिया था। 99 परसेंटाइल तो एक पार्ट हो गया उस क्वेश्चन का। हाँ उसमें वॉलेटिलिटी दिया था? नहीं, एक लाइन का क्वेश्चन था। नहीं, एक लाइन का था, लेकिन वॉलेटिलिटी वर्ड यूज किया था उसने। हाँ हाँ, वर्ड यूज किया था। हाँ, तो वॉलेटिलिटी वर्ड का इम्पोर्टेंस है। दूसरा 90% 99% था ना। हाँ हाँ, तो उसमें वो शायद ऐसा पूछा होगा कि कितने फेलियर के चांस हैं, हाँ, या ऐसा उसने ही कहा पूछा था था क्या? हाँ 30 डे में कितने फेलियर के चांस है, ऐसा कुछ पूछा होगा। क्योंकि 30 डे के फेलियर के चांस, तो आप इसका 1% निकालेंगे तो आप बोल देंगे कि भाई 0.3 का मतलब ऐसा कह दो कि एक दिन ऐसा हो सकता है, 1 डे, ऐसा कुछ होगा क्वेश्चन वो। अच्छा, वो तो याद नहीं। वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करके जाइए। आप जब हम वहाँ करेंगे तो जो आपने प्रैक्टिस किया होगा उसका बेनिफिट मिलता है। जरूरी नहीं सारे क्वेश्चन सही हुए, लेकिन आपको पास होने के लिए बहुत हेल्प करता है। मैं लास्ट 12 ईयर से CIIB की क्लास ले रहा हूँ लगातार। शुरू में तो ऐसा होता था कि लोग सिर्फ मेरे पास 3 घंटे के लिए पढ़ने आते थे एक पेपर में। मैं उनको 5 न्यूमेरिकल करता, उसमें से क्वेश्चन आ जाते थे। फिर वो 3 घंटे कन्वर्ट हुए 3 डे में, फिर 3 डे कन्वर्ट हुए 1 मंथ में, या 8 डेज का क्रैश कोर्स, फिर वो 1 मंथ में हुए। आजकल पोजीशन ऐसी हो गई कि 3 मंथ में कन्वर्ट हुए। 3 मंथ जो स्टडी करता है तब जाके उसका पेपर ठीक निकल पाता है।
3 मंथ का मतलब कि एवरेज जो है 2 आवर्स, तो 3 मंथ में मतलब 900 ओवरऑल 150 से 180 आवर आपने ठीक ठाक दे रखा अगर पढ़ाई में, तो आपको पास कराता है CIB। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। अ बैंक एक्सेप्ट फॉल इन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इफ इट सेल्स इन द मार्केट। So market प्राइस, risk. हाँ प्राइस नहीं जो है सर, उसकी हो गई। ये एसेट का वो हो रहा है ना लिक्विड, यानी कि एसेट को बेचने में दिक्कत आ रही है ना हमें। एसेट लिक्विडेशन रिस्क होगा। प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी सवाल हो जा रहे हैं। सर फॉल हो रहा है ना प्राइस का। रिस्क। बुक में क्या आंसर दिया देखिए जरा। एसेट लिक्विडेशन रिस्क। Asset liquidation है। ये जो मार्केट रिस्क है ये कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है। ठीक है, मार्केट रिस्क कैसा वर्ड है? एक कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, और क्योंकि ये एक सिक्योरिटी की बात कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था जब एक सिक्योरिटी की बात होती है तो कौन सा रिस्क होता है? एसेट लिक्विडेशन। लिक्विडेशन। से और related पूरे सर। मार्केट में अगर दिक्कत आ जाए तो मार्केट रिस्क। मार्केट लिक्विडेशन। ठीक है, इसको बताइए, ये है तो क्वेश्चन सामने। 5 लाख लगा रखे हैं, 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, 6 मंथ की बात है। हाउ मेनी टाइम्स द लॉस ऑफ द पोर्टफोलियो मे एक्सीड इतने लाख? बोलो। 125 का 5% कितना होगा? ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका? 6। अब जो मैडम बता रहे थे ना कि क्वेश्चन आया था, देखो अब ये तो सामने क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन सामने है हमारे पास। ये जिन लोगों ने तूर सर का मंगाया उसमें नहीं है क्या VAR के क्वेश्चन? तो पढ़ता तो है नहीं। कभी आया नहीं सर, मैंने थोड़ा छोटे लेट। छोटे क्वेश्चन। नहीं, जिसका नहीं आया नहीं, जिसका आ सर गया ये उसकी ऐसा बात ही, कर। मुझे जितना याद आ रहा है सर ऐसा ही क्वेश्चन आया था जो अभी आपने बताया ना, लेकिन ये हमें पता, मुझे तो पता नहीं था कम से कम। हाँ, तो ये हाँ। क्वेश्चन था है ना पिछली बार। तो वही है ना, क्वेश्चन जो मेरे सामने नहीं है तो बस मैं तो ये बता सकता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे नहीं करेंगे नहीं, ना। बिल्कुल ऐसा ही आया था सर कि ये इतने हैं, ये है, मतलब आइडिया था नहीं। ठीक है, सर चलो क्वेश्चन का मतलब अगला। ये हो रहा है कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल है कि 5 लाख का लॉस हो सकता है, और उसमें से कितना परसेंट चांस है कि 5 लाख का लॉस को एक्सीड कर जाए, यानी कि 95 Exceed। माइनस मैंने हाँ, 5%। इसको आप ऐसे ऐसे समझो, सुनो ऐसे समझो कि 5% केस में उसकी बात रॉन्ग होने वाली है। अच्छा ओके सर। तो रॉन्ग होगी तो उसका लॉस 5 लाख से भी ऊपर जा एक्सीड सकता कर है। जा जाएगा। सकता है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। अ बैंक सफर लॉसेस ड्यू टू मार्केट मूवमेंट ऑफ द सिक्योरिटी। द सिक्योरिटी वाज हाउएवर held beyond the deficiency period. What is the type of the risk that the bank has? अब देखो यहाँ बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं, क्या आंसर है? क्रेडिट। ऑपरेशनल रिस्क होगा। अगर आपको ध्यान होगा Security मैंने मार्केट। बोला था कि सिक्योरिटी अगर मैच्योरिटी के बाद आपके पास है तो कौन सा रिस्क होता है? ऑपरेशनल। नहीं, क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट होता है। क्या आंसर है इसका? सर ऑपरेशनल दिया हुआ है ऑपरेशनल रिस्क। आफ्टर मैच्योरिटी। A bank suffer loss due to the adverse market movement of the security. The security was, however, held beyond the deficiency period. What is the type of risk that bank has suffered? Have suffered loss due to the adverse market of movement of the. ठीक है, मैं थोड़ा सा करेक्शन यहाँ ये कर रहा हूँ। यहाँ इसने पहली लाइन में कुछ और बोल दिया है। क्या बोल दिया है? कि बैंक को जो लॉस हो रहा है वो मार्केट के एडवर्स मूवमेंट से हो रहा है। और अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता कि कोई
सिक्योरिटी आपकी 23 जनवरी 2021 को मैच्योर होनी है, इसके बाद अगर कोई रिस्क है तो वो कौन सा रिस्क है? क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा इसने ऊपर वाली लाइन में इसको वो किया हुआ है। तो अगर आप सफर लॉस हो रहा है और फिर भी आप सिक्योरिटी को क्या कर रहे हैं? रिटेन कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब किसकी गलती है? हमारी चलो, खुद की खोलना दरवाजा। स्टाफ, ऑपरेशनल स्टाफ की। यस ठीक है। सर। चलो, a bank hold a security that related to A plus, the rating of the security migrate to A. What is the risk the bank has faced? होगा। क्रेडिट रिस्क। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान होगा आपको कि रेटिंग Yes, sir. माइग्रेशन वाला रिस्क किसका है? क्रेडिट का। क्रेडिट का। A bank has remaining bond. maturity of 5 year is presently yielding कितना परसेंट? 6%. The modified duration is कितना? 5 year होगा ना? 5%। ये क्या लिखा? मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या लिखा हुआ है? सर 5%। 5% है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मॉडिफाइड ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इज इक्वल टू, नहीं कुछ गलत बता रहे हैं फॉर्मूला। 1 प्लस आर टू द पावर n होगा ना सर? फाइव सिक्स जा ड्यूरेशन 31 डिवाइडेड plus बाय 1 प्लस आर आएगा इज इक्वल टू मॉडिफाइड ड्यूरेशन। किसी ने इसका पुराना वीडियो देखा है? तो आपका ही वीडियो कल देख रहे थे। हाँ, वही वीडियो में बता रखा मैंने, बहुत अच्छा बताया था। ये है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लिख लेना आप लोग। मैकॉले ड्यूरेशन इज इक्वल टू मॉडिफाइड ड्यूरेशन 1 प्लस यील्ड, ये है। ठीक है, तो इसकी मैकॉले ड्यूरेशन कितनी है? मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितनी है? 5 ईयर। सर 5%। ये परसेंट नहीं है ना, परसेंट ही दिया हुआ है। अच्छा, ये गलत है, यहाँ पे ईयर होना चाहिए, बुक में भी गलत है। ठीक है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन 5 और 1 प्लस यील्ड कितनी है उसकी? 6%। 6/100 तो कितना आ जाएगा? 5.308। ये फॉर्मूला लिख लेना। क्या है फॉर्मूला लिखा? मैकॉले ड्यूरेशन इज इक्वल टू मॉडिफाइड ड्यूरेशन 1 प्लस यील्ड। लास्ट टाइम ये सवाल आया था सर, सेम। पक्का? जी सर। चलो, अब जैसे आप लोग हमारे साथ क्लास में है ना, जो बच्चा पहली क्लास से लेके लास्ट क्लास में था और पिछला पेपर थोड़ा ठीक से देके आया था, वो मुझे कम से कम 50 बार बोल देता कि ये क्वेश्चन आया था या ऐसा क्वेश्चन आया था। अब 50 बार बोलता, अगर उसमें 40 सही कर ले, बाकी 20 नंबर तुक्के में ले आए, तो कितने हो जाएंगे? चलो, तो ठीक है। और एक और है क्वेश्चन, चलो। VAR is not enough to assess market risk of a portfolio. Stress testing is desirable because it helps in calibrating VAR module. It helps an additional risk measure. It helps in assessing risk due to abnormal movement in the market parameter. तो यहाँ पे क्या अब नॉर्मल में नॉट इनफ लो बोला ना? यस सर। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि VAR कौन सी कंडीशन को नहीं लेता है? अब नॉर्मल कंडीशन को बारह पढ़े हैं ना हम लोग। ठीक है, तो इससे आंसर हो। ठीक है, चलो कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आपकी बोरियत जो है एक सीमा तक ये हो जाएगी। हाँ जी, अब कम से कम मार्केट रिस्क हमारा
कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप लोग खाना वगैरह खाइए जो करना है, लेकिन उसके बाद 1.5 से 2 घंटे की कोई ना कोई स्टडी करिए। ठीक है, यस सर। चल सर इसमें बीच में मेरा कोई कोई क्लास जैसे छूट जाता है, उसके बाद हाँ। इसमें जैसे पहले यूट्यूब वाला आप शेयर करते थे तो उससे मिल जाता था लिंक हमको